देखिए, जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। देखिए, आज है 23 मार्च का दिन और आज के वीडियो में टोटल 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो धैर्य बनाकर वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उनको ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, जो लोग इस चैनल पे जो है सहयोग करना चाहते हैं ताकि चैनल जिंदा रहे और आप लोगों को डेली ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिलते रहें, तो आप जो है इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करके जो है डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है। देखिए, हर साल हम 22 मार्च के दिन मनाते हैं विश्व जल दिवस। और देखिए, जो आपका विश्व जल दिवस है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य के माध्यम से 2030 तक सभी के लिए शुद्ध जल और स्वच्छता का उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। और सबसे खास बात, 2023 के लिए जो आपका विश्व जल दिवस है, इसकी थीम है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, यानी कि एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। और देखिए, जो आपका विश्व जल दिवस है, इसको मनाने की पहल 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा शुरू की गई थी। और इसके बाद फिर 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तब से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है। और देखिए, जो पहला विश्व जल दिवस है, ये 1993 से मनाया जा रहा है। इसको याद रखिएगा कि 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। और इसको मनाने की जो पहल है, यानी कि घोषणा है, ये 1992 में की गई थी। और दूसरा प्रश्न है कि ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए, ये गोल्ड मेडल जीता है भारत के सरबजोत सिंह ने। देखिए, जो भारत के सरबजोत सिंह हैं, इन्होंने भोपाल में ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का पहला गोल्ड मेडल था भारत के लिए। और देखिए, जो आपके सरबजोत सिंह हैं, इन्होंने 10.9 के सटीक स्कोर के साथ ये गोल्ड मेडल जीता था। और तीसरा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया। तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिंडी कलिंग को जो है, जो कि एक भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं, इनको नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है। और इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं कि ये मेडल क्यों दिया गया है मिंडी कलिंग को। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है जिनका नाम जो बाइडेन है, इन्होंने कहानीकारों की एक नई पीढ़ी को आवाज़ देने के सम्मान में भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता मिंडी कलिंग को प्रतिष्ठित नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल 2021 प्रदान किया हाल ही में। और आपको बता दें, जो आपका ये नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल है, ये आर्ट क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पदक है अमेरिका का। और इस अवसर पर, यानी कि इस पदक को प्रदान करने के अवसर पर, अमेरिका की जो प्रथम महिलाएं जिनका नाम है डॉक्टर जिल बाइडेन, यानी जो बाइडेन की बीवी, और यहाँ की अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आदि उपस्थित थे। और ये अवार्ड अमेरिका में कला के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि, समर्थन या संरक्षण के लिए दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को। तो मिंडी कलिंग को याद रखिएगा, नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा हाल ही में। चौथा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी हाल ही में वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को टोटल 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज हाल ही में दिया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को याद रखिएगा, जो ये 3 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया है, ये श्रीलंका को आर्थिक मंदी से उबरने में मदद करेगा। और देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने श्रीलंका को ये राहत सुविधा विस्तारित निधि सुविधा के रूप में दिया है। और श्रीलंका के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये 17वां समझौता है, यानी इसके पहले 16 समझौते हो चुके थे और ये 17वां समझौता है। और देखिए, IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और इसकी स्थापना, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में, इसको नोट कर लीजिएगा। और पांचवा की हाल ही में किसने कॉफ़ी हाउस कंपनी जिसका नाम स्टार बक्स है, इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार ग्रहण किया।
तो देखिए स्टारबक्स के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। देखिए भारतीय मूल के जो लक्ष्मण नरसिम्हन हैं इनको अभी हाल ही में एक अमेरिकी कॉफ़ी हाउस कंपनी है स्टारबक्स, इसके नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और साथ ही ये कंपनी के निदेशक मंडल में भी शामिल हो गए हैं। और इन्होंने इस पद पर यानी कि लक्ष्मण नरसिम्हन जो है इन्होंने इस पद पर हार्वर्ड शुल्क का जो है स्थान लिया है। छठवां प्रश्न कि किस भारतीय अमेरिकी को यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी सीईओ के पद पर नॉमिनेट किया गया है। तो देखिए ये भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं निशा विश्वाल, एक लेडी हैं, याद रखिएगा निशा विश्वाल नाम इनका है। इनको यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नॉमिनेट किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निशा विश्वाल को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की डिप्टी सीईओ के पद पर नॉमिनेट किया है। और इनके पास यानी कि जो आपकी निशा विश्वाल है इनके पास अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 वर्षों का अनुभव है। देखिए इसमें देखा जाए तो अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका क्या दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो कि टॉप 10 में हैं, तो उनमें से मैक्सिमम को भारतीय मूल के लोग ही चला रहे हैं। ठीक है, मतलब इंडियन टैलेंट की कोई कदर नहीं है दुनिया में। इंडिया में अच्छे अच्छे टैलेंटेड जो है बेकार पड़े हैं और क्योंकि उनकी देखिए उनको सम्मान नहीं मिल पाता। जो टैलेंटेड हैं इंडिया में तो उनको भारत में सम्मान नहीं मिलता, ये इसीलिए जो है दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं और वहाँ पे वो अच्छे पद पर काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और साथ में अपनी ज़िंदगी में जो है सक्सेसफुल भी हैं। ठीक है, तो इंडिया में टैलेंटेड लोगों का हाल जो है बिल्कुल मेरे जैसा होता है। और सातवां प्रश्न कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया था और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 22 मार्च को किया था। याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च को भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया था। साथ ही पीएम मोदी ने भारत में 6G विजन डॉक्यूमेंट्री का भी अनावरण किया और 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड और कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी लॉन्च किया पीएम मोदी ने इसके साथ में। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 5G सेवाएं 120 दिनों की छोटी अवधि में यानी कि कह सकते हैं हम 4 महीने की छोटी अवधि के भीतर 125 से अधिक शहरों और 350 जिलों तक पहुंच गई है। वैसे देखिए अक्टूबर में 5G सेवा को शुरू किया गया था भारत में। आठवां प्रश्न कि किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है। तो देखिए कंपनी है इरेडा। इरेडा मतलब हो गया इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, तो इरेडा जो है इसको अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है। और आपको बता दें जो इरेडा है यानी कि इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है, जिसको भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका जो गठन है ये 1987 में भारत सरकार के तहत एक वैधानिक और स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया था और ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इरेडा यानी कि इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में याद रखिएगा ये चीज़ें। और नवा प्रश्न कि हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको प्रमोट किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में तबलेश पांडे को बनाया गया है एलआईसी का प्रबंध निदेशक, यानी कि इसको प्रमोट करके तबलेश पांडे को एलआईसी का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। देखिए वर्तमान में एलआईसी में 4 प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, उनमें से एक आपके तबलेश पांडे भी हैं। तबलेश पांडे की नियुक्ति 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी और तबलेश पांडे कंपनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक बीसी पटनायक का स्थान लेंगे। और देखिए जो आपके तबलेश पांडे हैं वर्तमान में एलआईसी के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए तबलेश पांडे के साथ एक और व्यक्ति हैं एम जगन्नाथ, इनको भी एलआईसी का एमडी नियुक्त किया गया है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है यानी कि प्रबंध निदेशक बनाया गया है। और देखिए पिछले हफ्ते एलआईसी ने सिद्धार्थ मोहंती को 14 मार्च से 3 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन भी अपॉइंट किया था। तो यहाँ पे एक साथ 3 नाम आपको याद रखने हैं कि तबलेश पांडे को और साथ में जो आपके एम जगन्नाथ है, इन दोनों को जो है एलआईसी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि
इन दोनों को क्यों बनाया, क्योंकि देखिए एलआईसी में वर्तमान में 4 प्रबंध निदेशक हो गए हैं इन दोनों को मिलाकर। और एक और नियुक्ति याद रखिएगा कि सिद्धार्थ मोहंती को 14 मार्च से 3 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है एलआईसी का। 10वां की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? तो देखिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं सुरेखा यादव। देखिए एशिया की जो पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं, ये भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। और इस संदर्भ में मध्य रेलवे ने बताया कि जो लोको पायलट सुरेखा यादव हैं इन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो आपकी है वंदे भारत एक्सप्रेस इसका संचालन किया था। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई इसको नोट कर लीजिएगा। और सुरेखा यादव के बारे में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सुरेखा यादव 1988 में, याद रखिएगा 1988 में ये भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। और वर्ष 2011 में इन्हें एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और सुरेखा यादव पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के सतारा जिले की रहने वाली हैं। 11वां के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए जो आपका GPT-4 है इसको ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ओपन आई कंपनी है। देखिए अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है ओपन एआई, इसने अभी हाल ही में चैट जीपीटी की सफलता के बाद एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया। देखिए जो आपका GPT-4 है इसे चैट जीपीटी के सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा है। और सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी हो गया, यानी कि अब पुराना वाला हटेगा नया आएगा। जैसे एंड्रॉयड आपका मोबाइल है तो उसमें कई सारे वर्जन आते जा रहे हैं। और लैपटॉप में भी मान लीजिए पहले i3 आया, फिर मतलब ऐसे क्रम से i3 i4 i5 i7 i8 i9 जो भी है मतलब चलता रह रहा है, नए नए अपडेट आते रह रहे हैं। 12वां की हाल ही में किसे सीए टायर के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए जो टायर बनाने वाली कंपनी है सीए, ठीक है, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अर्नब बनर्जी को अपॉइंट किया गया अभी हाल ही में। और अर्नब बनर्जी ने जो है अनंत गोयनका का स्थान लिया इस पद पे। देखिए जो आपके अर्नब बनर्जी हैं इनका कार्यकाल एमडी और सीईओ के रूप में 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 2 सालों तक चलेगा। यानी कि ये अगले 2025 तक जो है इस पद पर बने रहेंगे 1 अप्रैल तक। और याद रखिएगा कि अर्नब बनर्जी सीए टायर के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए हैं, ठीक है। 13वां की हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? तो देखिए नेपाल के क्रिकेटर हैं, नेपाल के क्रिकेटर हैं आसिफ शेख, इनको जो है 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। देखिए नेपाल के जो विकेट कीपर हैं, यानी कि क्रिकेटर के साथ साथ ये विकेट कीपर भी हैं, तो विकेट कीपिंग करते हैं मोस्टली ये आसिफ शेख, इनको 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका कारण है T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान इनकी खेल की भावना। और 14वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है जहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया था। और देखिए जो आपका एशिया का ये सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, तो ये टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान AREES उत्तराखंड भारत के नैनीताल जिले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में कुल 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और 15वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पंकज आडवाणी ने 19 मार्च को दोहा में कतर बिलियर्ड्स एवं एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में खेले गए फाइनल में किसे हराकर अपना एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा? तो देखिए ये व्यक्ति आपके ब्रजेश दमानी हैं जिनको हराया था पंकज आडवाणी ने। फिर से सुनिए कि भारत के पंकज आडवाणी ने 19 मार्च को दोहा कतर में बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में खेले गए फाइनल में अपने हमवतन यानी कि भारत के ही ब्रजेश दमानी को 5-1 से हराकर 100 अप प्रारूप में अपना एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा। और देखिए महिला वर्ग में, यानी कि ये तो पुरुष वर्ग का खिताब था, महिला वर्ग में चीन की जो बाई युलू हैं, तो बाई युलू ने फाइनल में थाईलैंड की पंचाया चनोई को 3-0 से हराकर जो है जो कतर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में खेला गया फाइनल मुकाबला था इसको जीत लिया। तो इन दोनों को के नाम याद रखिएगा। और
अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। तो सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, सबको अनिवार्य है। और बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 500 लाइक कंप्लीट करना है आपको वीडियो पे, ठीक है। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है बताइए। और भारत जो है इस सूची में किस स्थान पर है ये बताना है। अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस कब मनाते हैं बताइए। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया था बताइए। और केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई हैं बताइए। और अभी हाल ही में भारत की किस कंपनी को फायर रेजिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, जो कार्लोस अल्कराज हैं इन्होंने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीत लिया है। और अभी हाल ही में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जो है इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स का खिताब जीता। और देखिए, जो मैथ्यू एबडेन है ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं और रोहन बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव बन गए हैं। और PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को टोटल 7 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। और इन राज्यों का नाम परसों के वीडियो में आपको पता चल जाएगा, परसों का वीडियो देख के रिवाइज करा लिएगा। और वित्तीय संकट से जूझ रही जो आपकी स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक है, इसका अधिग्रहण UBS ग्रुप ने कर लिया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। और आप लोग फटाफट डोनेशन करते रहिए ताकि चैनल बरकरार रहे, मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराते रहूँ और आप जो है सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।